गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट हमने अमेंडमेंट्स पार्ट 1 डिस्कस किए थे फॉर मे 23 स्टूडेंट्स। स्विचिंग ऑन टू पार्ट 2। अब तो कुछ ज़्यादा वैसे अमेंडमेंट्स रहे नहीं हैं। मेजर दो चैप्टर में ही अमेंडमेंट्स हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न्स। बाकी सारे अमेंडमेंट अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न में क्या अमेंडमेंट आया। अच्छा, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। पार्ट 1 में कोई डाउट हो या पार्ट इसमें सेकंड में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स क्या अमेंडमेंट है समझना। एक है सेक्शन 49, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 49, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर। ये 3 तरीके के लेजर समझे थे कि भाई क्रेडिट लेजर से क्या पेमेंट होता है, आउटपुट टैक्स का। कैश लेजर से क्या पेमेंट होता है, आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, कुछ भी पेमेंट हो सब कैश लेजर से हो सकता है। क्रेडिट से सिर्फ आउटपुट का ही पेमेंट होता है। और लाइबिलिटी में तो ये पता चलता है कि आपकी लाइबिलिटी है कितनी। तो सेक्शन 49 में, अच्छा, इसको मैंने बजाय उसके हॉरिजॉन्टल देने के वर्टिकल दिया है कि ओल्ड एंट्री क्या थी और उसकी जगह अब न्यू एंट्री क्या है। तो 49 सब सेक्शन 2 में पहले ये था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। जो मैंने मेरे हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी बनती है वो मैंने रिटर्न में लिखी, आउटपुट माइनस इनपुट करती हूँ ना, तो इनपुट कहाँ से आएगी, जो मैंने मेरे हिसाब से सेल्फ असेसमेंट किया है। अच्छा, वैसे भी अगर अपन समझे तो टैक्स कानून में हर चीज़ सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही चलती है। इनकम टैक्स रिटर्न सेल्फ असेस रिटर्न है कि आपके हिसाब से लाइबिलिटी कितनी है। जीएसटी रिटर्न इज ऑल्सो सेल्फ असेस्ड रिटर्न कि आउटपुट इतनी है, इनपुट इतनी है, तो नेट गवर्नमेंट को पेमेंट कितना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने सेल्फ असेस्ड करी है रिटर्न में, शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो मेरे क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट यानी वहाँ पे जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी एज पर सेक्शन 41 और 43A टू बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। किस अकॉर्डिंग होगी, अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 43A। पर अब अमेंडमेंट लाके गवर्नमेंट ने 43A को यहाँ से हटा ही दिया, विच मीन्स गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अब क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो होगा पैसा इनपुट क्रेडिट का जो आप सेल्फ असेस करते हो, पर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, किस सेक्शन के अंडर में होगा, सेक्शन 41 के अंडर में होगा। 43A अब गवर्नमेंट ने ओमिट ही कर दिया। ओमिट यानी हटा ही दिया। वो 43A था मैचिंग कंसेप्ट बेसिस कि आउटपुट इनपुट। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैचिंग कंसेप्ट कैसे, कि कितनी बनती थी, कितनी रिवर्स होनी चाहिए थी, कितनी रिक्लेम होगी, वो सब, वो मैचिंग कंसेप्ट अब गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, हटा ही दिया है। एक तो ये अमेंडमेंट था कि 41 और 43A में अब गवर्नमेंट क्या अमेंडमेंट लाई, सिर्फ 41 रखा है कि सेक्शन 41 के हिसाब से प्रिस्क्राइब मैनर में सेल्फ असेस होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट, अच्छा, इसी में 49 सबसेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट आया। द अमाउंट अवेलेबल, पहले ये था द अमाउंट अवेलेबल इन ECRL यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना पैसा पड़ा है इनपुट टैक्स का, कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग पेमेंट ओनली ऑफ आउटपुट टैक्स। ये अपन सबको पता है कि क्रेडिट लेजर सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज आ सकती है। इंटरेस्ट, लाइबिलिटी, पेनल्टी, लेट फीस, अदर पेमेंट उसमें यूज नहीं आएगा, सिर्फ आउटपुट में ही पेमेंट में यूज आएगा। हेंस डेबिट एंट्री इन ECRL शैल बी ऑन अकाउंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ओनली। मतलब ECRL में क्रेडिट कब होता है पैसा, जब यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हुआ। तो डेबिट किसके अगेंस्ट में होगा, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। जब आप उसको क्रेडिट लेजर का जो इनपुट क्रेडिट है उसके पैसे को किस में यूज करोगे, आउटपुट के पेमेंट में, तभी तो डेबिट होगा पैसा। तो अब अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये बात तो अभी भी है कि ECRL में इलेक्ट्रॉनिक लेजर में पेमेंट किसके अगेंस्ट में यूज होगा, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। आगे जाके लिख दिया इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस विद इन सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब क्या, गवर्नमेंट बोलती है कि अभी भी ECRL का पैसा होगा तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में यूज, पर उस मैनर में, उस फॉर्मेट में, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में यूज होगा या उस रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही यूज होगा। मतलब
जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन आया था रूल 86B कि आप ECRL का पैसा, अच्छा आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है मान लो 100 रुपया, तो आप ECRL में से इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा टू एन एक्सटेंट ही यूज कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ था कि 99% का पेमेंट ही ECRL से यूज कर सकते हो, मतलब मिनिमम 1% तो कैश में करना ही पड़ेगा। ये अपन ने रूल 86B में क्लास में समझा था। तो उसी लाइन में इस प्रोविजन को भी अमेंड करते हुए बोला है कि ECRL का पैसा आउटपुट के अगेंस्ट में तो यूज होगा, पर साथ में ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्रिस्क्राइब मैनर में ही यूज होगा, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी जैसे कि रूल 86B की रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट अमेंडमेंट लाए गए 49 सबसेक्शन 10 में। अच्छा क्या अमेंडमेंट है पहले ये बता देती हूँ। क्या होता था, मान लो किसी असेसी का अच्छा अपन ने पढ़ा था मेजर हेड होते हैं, माइनर हेड होते हैं। मेजर हेड होते हैं CGST, SGST, ITGST, UTGST और सेस। इसके अंडर में माइनर हेड होते हैं जैसे कि आउटपुट टैक्स, पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट और अदर पेमेंट। ऐसे इन सब के अंडर में 5 माइनर हेड होते हैं। 5 मेजर हेड के अंडर में, हर मेजर हेड के अंडर में 5 माइनर हेड होते हैं। हमने समझा था मान लो मेरा CGST टैक्स के, अच्छा इस कैश लेजर की बात कर रही हूँ, CGST टैक्स में मेरा पैसा पड़ा है 200 रुपया, पर मेरी लाइबिलिटी आई है CGST के ही इंटरेस्ट हेड में। टैक्स हेड में पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट हेड में 200 की लाइबिलिटी आई है। अब क्या करूं, या तो मैं CGST इंटरेस्ट हेड में पैसा डिपॉजिट कराऊं और उसको लाइबिलिटी को पेमेंट करने में यूज करूं, या फिर मैं टैक्स हेड का ही पैसा इधर यूज कर सकती हूँ इंटरेस्ट हेड में। वो अपन ने समझा था कि ट्रांसफर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एनेबल करी है। वो कैसे करी है, आप एक फॉर्म भरो PMT09, पेमेंट 09, PMT09। उसमें ये बोला गया कि इंटर हेड और इंटर हेड में भी मेजर हेड, माइनर हेड का ट्रांसफर अलाउड है। अच्छा क्रॉस यूटिलाइजेशन आज भी अलाउड नहीं है, ट्रांसफर अलाउड है। ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो 200 रुपया है CGST हेड के टैक्स हेड में, इसको अपन PMT09 फिल करके इंटरेस्ट हेड में, CGST के इंटरेस्ट हेड में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब पैसा कहाँ बोलेगा, CGST के इंटरेस्ट हेड में। वो पैसा CGST का इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी बन रही थी 200 रुपया, उसमें यूज आ जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसफर तो अलाउड है, क्रॉस यूटिलाइजेशन आज भी अलाउड नहीं है। ट्रांसफर कैसे अलाउड है, PMT09 फिल करके, इतना याद है। अब अमेंडमेंट क्या आया, क्या बोलता है, मेरी एक्सेल एकेडमी जोधपुर ब्रांच, एक्सेल एकेडमी अहमदाबाद ब्रांच, अच्छा ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट हमने पढ़ा था। दोनों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो इन दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब क्या होता है, जोधपुर, एक्सेल एकेडमी जोधपुर में CGST हेड में 200 रुपया, वही एग्जाम्पल, अच्छा चलो 2000 रुपया टैक्स हेड में मेरा पड़ा है, पर मेरी लाइबिलिटी कहाँ आई, अहमदाबाद रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ऑल्दो GST में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर अलग अलग स्टेट में है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो मेरा अहमदाबाद ऑफिस में CGST हेड में ही, फॉर एन एग्जाम्पल पेनल्टी हेड में चलो, या फिर टैक्स हेड में या इंटरेस्ट हेड में, कोई भी हेड में मेरा 2000 रुपये की लाइबिलिटी बोल रही है। मतलब मेरा सरप्लस पड़ा है जोधपुर ऑफिस में, CGST हेड में 2000, और मेरी लाइबिलिटी बोल रही है अहमदाबाद ऑफिस में। तो क्या होता था, पहले मैं इंटर यूनिट ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, इंटर हेड कर सकती हूँ पर विद इन सेम यूनिट, इंटर मेजर हेड कर सकती हूँ, माइनर हेड कर सकती हूँ, पर विद इन सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ यूनिट ही भाई अलग अलग रजिस्टर्ड है। जब यूनिट ही अलग अलग रजिस्टर्ड है तो क्या अब मैं CGST हेड टैक्स में 2000 रुपया है, इसको मैं CGST हेड मान लो टैक्स में ट्रांसफर करके उसमें यूज कर सकती हूँ क्या? क्या अब मैं PMT09 का फायदा उठा सकती हूँ क्या? पहले यह था कि ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप इंटर हेड कर सकते हो, मेजर माइनर जो भी है, पर वो विद इन अ यूनिट होना चाहिए, यानी सिंगल रजिस्ट्रेशन में कर सकते हो। यहाँ पे तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है भैया। तो अब मैं क्या
इसका पैसा, जोधपुर ब्रांच का पैसा अहमदाबाद ब्रांच में भिजवा सकती हूँ क्या? अच्छा, इससे क्या होगा पता है? अगर ऐसा नहीं करने दे गवर्नमेंट तो अपनी एक तरीके से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है। मैं तो 2000 का एग्जांपल ले रही हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन में तो 2000 करोड़ पैसा पड़ा होता है कैश लेजर में, उनकी तो पूरी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे करने लगे कि कैश लेजर में पैसा पड़ा है वहां से रिफंड उठाओ फिर अहमदाबाद ऑफिस में डिपॉजिट कराओ तो उनकी बैंड बच जाएगी। तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई, ये बोलती है अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है वो में, यानी चाहे तो ऑप्शन है ऑन द कॉमन पोर्टल पर। कैसे ट्रांसफर करेगा? ऑब्वियसली कॉमन पोर्टल के थ्रू ही ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर। मतलब क्या बोल रहा है? एक रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मान लो जोधपुर ऑफिस, एक्सेल एकेडमी जोधपुर ऑफिस जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, वो चाहे तो कॉमन पोर्टल पे जाके ट्रांसफर कर सकती है। क्या ट्रांसफर कर सकती है? कोई पैसा पड़ा है उसके टैक्स में, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी या कोई और अदर हेड में, मेजर हेड के माइनर हेड्स में, किसी में भी पैसा पड़ा है, किस में? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माइनर हेड में पैसा पड़ा है, तो वो चाहे तो क्या कर सकती है? वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकती है कोई और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। कौन सा कोई और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी और सेस। ये बात तो पीएमटी 09 की ही है। अभी तक तो अपन आगे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन पे चले ही नहीं है, डीडीपी तो अपन चले ही नहीं है। ये तो वही बात है जो पहले लिखी हुई थी कि मैं चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा है मेरा माइनर हेड में, उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या तो कोई और माइनर हेड में या फिर कोई और मेजर के माइनर हेड में। ये क्या हुआ? मतलब सीजीएसटी में टैक्स में 2000 पड़ा है तो वो मैं चाहूँ तो सीजीएसटी के ही इंटरेस्ट हेड में, पेनल्टी, लेट फी, अदर में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, और चाहूँ तो आईजीएसटी के टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, यूटी जीएसटी के, सेस के किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मतलब कैसे भी हेरा फेरी कर सकती हूँ विद इन सेम हेड्स, विद इन डिफरेंट हेड्स, विद इन डिफरेंट माइनर हेड्स, विद इन डिफरेंट मेजर हेड्स, कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो पहले भी था, अब नया और क्या लिखा? या फिर आईजीएसटी सेंट्रल इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 5 subsection 4 or section 5 of or subsection 5 of section 5 in such manner and form and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। मतलब क्या? मतलब अब मैं डिस्टिंक्ट पर्सन के दूसरे, मतलब जोधपुर ऑफिस, अहमदाबाद ऑफिस के कैश लेजर में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वो ट्रांसफ़र ऐसा नहीं लिखा है कि सीजीएसटी में पैसा पड़ता है तो सीजीएसटी में ट्रांसफ़र करे, नो, सीजीएसटी का आईजीएसटी में भी कर सकता है, यू में भी कर सकता है, सेस में भी कर सकता है, अच्छा सी का सी में भी कर सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी किसी में भी कर सकता है। मतलब इंटर हेड सेम यूनिट में तो अलाउड ही था, डीडीपी में भी अलाउड हो गया। And such transfer shall be deemed to be a refund from electronic cash ledger under this act। मतलब और जब उसने पैसा ट्रांसफ़र किया ना, ये जोधपुर ऑफिस ने 2000 रुपया जो ट्रांसफ़र किया अहमदाबाद ऑफिस में, तो ये मान लिया जाएगा ये 2000 उसको रिफंड हो गया। रिफंड हो गया यानी उसको वापस कैश लेजर में रिफंड हो गया और यहाँ पे उसके कैश लेजर में डिपॉजिट हो गया। कुछ नहीं है, मैकेनिज्म, ये ट्रांसफ़र का ही मैकेनिज्म है। उसको लिखा ऐसे गया है कि माना जाएगा 2000 तो रिफंड हो गया और 2000 यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। विच मीन्स अब आप इंटर यूनिट तो ट्रांसफर कर ही सकते थे, पहले आप इंट्रा यूनिट ट्रांसफर कर सकते थे, अब आप इंटर यूनिट भी ट्रांसफर कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, प्रोवाइडेड दैट यानी ऊपर वाले का प्रोविजन है, मतलब एक्सेप्शन है, मतलब ये प्रोविजन नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी कौन सा है? ये वाला, मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, नहीं कर पाओगे। कब नहीं कर पाओगे? नो सच ट्रांसफर शैल बी अलाउड अगर इफ
द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज अनपेड लाइबिलिटी, मतलब मेरे पास कोई ऑलरेडी अनपेड लाइबिलिटी है, फिर भी मैं होशियारी मार के उसके कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करा रही हूँ। गवर्नमेंट बोलती है पहले खुद का तो चुकता कर, फिर दूसरे का कराना डिपॉजिट। तो अगर मेरी कोई अनपेड लाइबिलिटी है तब मैं ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में। पर हाँ, अगर मेरी कोई अनपेड लाइबिलिटी नहीं है तो मैं दूसरी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में, जो मेरी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ। कमेंट्स में क्या लिखा है? नाउ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज अलाउड विद इन डीडीपी थ्रू पीएमटी 09 चालान। मतलब अब वापस बता देती हूँ, टू कंक्लूड, एक्सेल एकेडमी जोधपुर का सबसे फर्स्ट पॉइंट समझना, ए पॉइंट, एक्सेल एकेडमी जोधपुर में सीजीएसटी में टैक्स हेड में पैसा पड़ा है, मेरी लाइबिलिटी आई आईजीएसटी के इंटरेस्ट में, तो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। क्रॉस यूटिलाइज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? पीएमटी 09 फिल करके सीजीएसटी हेड के इंटरेस्ट में पैसा चला जाएगा और वो मैं उसको किस में आईजीएसटी हेड के इंटरेस्ट में पैसा चला जाएगा और उसको मैं किस में यूज़ करूँगी? आईजीएसटी की लाइबिलिटी में। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या यही लाइबिलिटी अहमदाबाद ऑफिस में होती? मतलब पैसा तो जोधपुर ऑफिस के कैश लेजर में पड़ा है, लाइबिलिटी अहमदाबाद ऑफिस के कैश लेजर में पैसा नहीं है, पर लाइबिलिटी उसकी है, लाइबिलिटी लेजर में उसके रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैश लेजर में मेरे पड़ा है। हम दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, दोनों का रजिस्ट्रेशन जीएसटी कानून में अलग है, फिर भी मैं उधर डिपॉजिट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? ट्रांसफ़र कर सकती हूँ पैसा पीएमटी 09 फिल करके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में भी ट्रांसफ़र हो सकता है पैसा। पर कब नहीं हो सकता? अगर मेरी खुद की कोई अनपेड लाइबिलिटी पेंडिंग है तो मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ? या तो ये ऑप्शन हो कि 2000 में से मेरी लाइबिलिटी पेंडिंग है 1000 रुपया, तो पहले मैं 1000 रुपया पेमेंट करूँ, बाकी का 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दूँ, उसमें गवर्नमेंट को दिक्कत ही नहीं है। पर गवर्नमेंट बोलती है तुम 2000 का पेमेंट ही ना करो, सीधा ट्रांसफ़र कर दो, तो हमें कौन पेमेंट करेगा? तो पहले पेमेंट करो फिर ट्रांसफ़र करो। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जाना, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट 49 सबसेक्शन 12, एक न्यू एंट्री डाली गई जो पहले नहीं थी, अब न्यू एंट्री डाली गई। क्या बोलती है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब पूरे एक्ट को ओवरराइड कर दी है। इस एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ जाए, मैं बोलूँगा वो माना जाएगा। द गवर्नमेंट में on recommendation of council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this act or IGST act which may be डिस्चार्ज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है कि इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को मैं ओवरराइड करके ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ला सकती है और उसमें ये बोल सकती है, क्या बोल सकती है? कितना मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी क्रेडिट लेजर से यूज होगा। मतलब एक बीच में अगर याद हो तो रूल 86B आया था, वो बोलता है 99% क्रेडिट लेजर से यूज होगा, 1% तो कैश से पेमेंट करना ही पड़ेगा। वो जो आया था ना पॉइंट, वो था रूल 86B में। क्या वो कोई सेक्शन में था क्या? नहीं, वो था रूल में। तो काफ़ी लोगों ने इसको चैलेंज किया ये बोलते हुए कि जब कोई बात सेक्शन में नहीं है तो रूल कैसे बोल सकता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। तो लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस पॉइंट को और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। तो उसी लाइन में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई कि अब बेटा ज़्यादा होशियारी मार ली, अब हमने सेक्शन में अमेंडमेंट कर दिया है, मतलब अब इसकी वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ गई। रूल 86B जो था, कमेंट्स में लिखा हुआ है दिस इज इंट्रोड्यूस टू वैलिडेट प्रोविजंस ऑफ रूल 86B, क्योंकि इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज्ड इन वेरियस हाई कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस बात को सेक्शन में लिख दी जाए, ये बोलते हुए कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल सकती है कि कितनी आउटपुट लाइबिलिटी आप मैक्सिमम क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकते हो। मतलब 86B में क्या लिखा हुआ है? 99% क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकते हो, बाकी का किस में करना पड़ेगा? कैश लेजर में।
समझ में आया क्या? ये सेक्शन इसीलिए अमेंडमेंट लाके सब सेक्शन इसीलिए लाया गया ताकि रूल 86B को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वैलिडिटी मिल सके। क्लियर है? नेक्स्ट रूल 87 ये बोलता है टैक्स पेमेंट चालान की। पहले क्या था, अच्छा अपन पहले बोलते थे कि अगर मेरे को कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना है तो मैं कैसे डिपॉजिट करूंगी? चालान बनाऊंगी। अच्छा, चालान में कैसे बनाऊंगी? या तो चालान का पेमेंट कैसे होगा? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड से होगा, आरटीजीएस एनईएफटी से होगा, ओटीसी ओवर द काउंटर पेमेंट होता है, 10,000 की लिमिट थी याद हो तो, वहां से होगा, या कोई और मिसक्राइब मोड होगा, पर ऑथराइज्ड बैंक से होना चाहिए चालान, उससे ही बनना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई पेमेंट एनईएफटी या आरटीजीएस से हो रहा है, मतलब अगर आप चालान एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू बना रहे हो, पहले क्या होता था, अगर पेमेंट एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू होता है तो एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होता था। अगर याद हो तो एक पूरा चालान को बनाने का प्रोसेस था कि भाई उसमें आपको ये करना पड़ेगा, चालान जनरेट करना पड़ेगा, पेमेंट कहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ेगा, एनईएफटी आरटीजीएस हो रहा है तो मैंडेट फॉर्म होगा, कब माना जाएगा पेमेंट हो गया, जब गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये सब पढ़ा था अपन ने। तो अगर पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू हो रहा है तो एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा अलॉन्ग विद चालान कॉमन पोर्टल पे, जो कि 15 डेज तक के लिए वैलिड होगा। अच्छा, सच मैंडेट फॉर्म शैल बी सबमिटेड टू बैंक फ्रॉम वेयर पेमेंट इज टू बी मेड। वो बैंक में सबमिट करना पड़ेगा जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब ऑथराइज बैंक से। वैलिड कितने दिन होगा? 15 दिन। अब अमेंडमेंट लाके गवर्नमेंट क्या बोलती है, अमेंडमेंट के बाद क्या पोजीशन है कि परमिसेबल मोड्स फॉर मेकिंग डिपॉजिट इन ई कैश अकाउंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या क्या परमिसेबल मोड्स है पेमेंट करने के? इंटरनेट बैंकिंग, जो कि पहले भी था, इंटरनेट बैंकिंग पर ऑथराइज बैंक से होना चाहिए, उसमें कोई मॉनेटरी लिमिट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है। एक नया और लेके आई मोड गवर्नमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं, यूपीआई का पेमेंट। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट ने क्या लिखा? एनी बैंक से हो तो चलेगा, मतलब इसमें ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑथराइज बैंक की होना ज़रूरी नहीं है। यूपीआई का पेमेंट कोई भी बैंक से हो, चाहे ऑथराइज हो चाहे नहीं हो, चलेगा, पर इसमें भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है। एक और नया क्या लेके आई, आईएमपीएस, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस से अगर होता है तो भी चलेगा। इसमें भी बैंक का स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑथराइज से ही होना है, अगर कोई ऑथराइज बैंक से नहीं हो तो भी चलेगा, चालान जनरेट कर सकते हो। आईएमपीएस में भी कोई स्पेसिफिक बैंक का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ऑथराइज बैंक से नहीं हो तो भी चलेगा, इसमें भी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो तो ऑथराइज बैंक से होना ज़रूरी है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस एनईएफटी से गवर्नमेंट ने लिख दिया, कोई और बैंक से हो तो भी चलेगा, मॉनेटरी लिमिट नहीं है। एक और था ओवर द काउंटर, जिसमें था 10,000 पर चालान तक की लिमिट थी, उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मॉनेटरी लिमिट है। तो पहले क्या था, अभी क्या है, पहले आपका इंटरनेट बैंकिंग भी था जो ऑथराइज बैंक से था, मॉनेटरी लिमिट नहीं थी। क्रेडिट डेबिट कार्ड था जो कि ऑथराइज बैंक से था पर उसमें भी लिमिट नहीं थी। आरटीजीएस एनईएफटी था जो ऑथराइज बैंक से था, पर अब क्या कर दिया, एनी बैंक से हो चलेगा, मॉनेटरी लिमिट नहीं है। पहले ओटीसी का पेमेंट था, उसमें था कि 10,000 पर चालान, इसमें भी 10,000 पर चालान है। दो और नए मोड ऐड हो गए। क्या मोड? एक तो हो गया यूपीआई और एक हो गया आईएमपीएस। दोनों ही कोई बैंक से हो चलेगा, दोनों में ही मॉनेटरी लिमिट नहीं है। हाँ, पर एक और चीज में अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने कि अपन ने पढ़ा, अगर पेमेंट मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा कब, अगर पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस से है, तो गवर्नमेंट ने उसमें ऐड ऑन करके एक और मोड लिख दिया कि अगर पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस और आईएमपीएस से है, उस केस में, तीनों ही केस में एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा जो 15 दिन तक वैलिड होगा और उस बैंक में सबमिट कराना पड़ेगा जिस बैंक से आप लोग पेमेंट करना चाहते हो। क्या चेंज आया? दो मोड नए ऐड हुए, यूपीआई और आईएमपीएस, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक से हो बांधा नहीं, भाई अपन को चलेगा। अच्छा, इसमें मॉनेटरी लिमिट भी नहीं है। एक मैंडेट फॉर्म की कंडीशन भी बढ़ा दी कि अगर एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस से हो, तीनों से हो तो भी चलेगा, पर 15 दिन तक ही मैंडेट फॉर्म वैलिड रहेगा। क्लियर है?
अच्छा, एक रूल 87 सब रूल 14 और आया, अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल, ये आप पढ़ के बताना कि क्या वही बात है क्या जो अपन ने पढ़ी है। ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर CI ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन under section 25 subsection 5 or 4 in form PMT 09, provided no such transfer shall be allowed if there is unpaid liability of such registered person। भाई ये तो वही बात है जो अपन ने ऊपर अभी सेक्शन में पढ़ी कि गवर्नमेंट सबसेक्शन 10 में अमेंडमेंट लेके आई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा। तो गवर्नमेंट उसी के रेस्पेक्ट में रूल भी लेके आई, ये बोलते हुए कि ट्रांसफर अलाउड होगा, PMT 09 में अलाउड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रूल 86 में गवर्नमेंट एक और अमेंडमेंट लाई जो कि क्रेडिट लेजर से रिलेटेड था, जिसमें पहले एंट्री नहीं थी, नई एंट्री आई है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड सैंक्शन टू हिम, मतलब अगर कोई बंदा क्या करता है, डिपॉजिट करा देता है पैसा, कौन सा पैसा, जो उसको एरोनियसली रिफंड गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया गया अंडर सेक्शन 54, रिफंड का सेक्शन है 54, 96 भी रिफंड का सेक्शन है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेर एवर एप्लीकेबल। एरोनियस रिफंड का अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेनल्टी डिपॉजिट करा देता है DRC 03 से। DRC 03 एक पेमेंट का फॉर्म है कि अगर आपको कोई पेमेंट करना हो GST में तो DRC 3 के थ्रू होगा। बाय डेबिटिंग कैश लेजर, वो क्या करा रहा है पता है, रिफंड का पैसा गलती से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेनल्टी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। कैसे डिपॉजिट कर रहा है? DRC 3 फाइल करके। अच्छा, वो पैसा कहाँ पे डेबिट होगा? कैश लेजर से डेबिट होगा। ऑन हिज ओन, खुद से ही करा रहा है, उसको लगा कि उसने करा दिया, उसको लगा इसलिए उसने करा दिया, सॉरी, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने बोला। An amount equivalent to amount of erroneous refund deposited by registered person shall be recredited to electronic credit ledger by proper officer by an order made in PMT 03A। क्या हो रहा है इसमें? मान लो मेरा कैश लेजर में पैसा पड़ा था 1000 रुपये, मैंने गलती से गवर्नमेंट के अकाउंट में 500 रुपया डिपॉजिट करा दिया। अच्छा, ये डिपॉजिट करा दिया, ये सोचा, मेरे को लगा कि मैंने रिफंड गलत ले लिया तो वापस डिपॉजिट कराना चाहिए था गवर्नमेंट को, तो मैंने एरोनियसली 500 रुपया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेनल्टी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया खुद से ही, या प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे को बोला इसलिए डिपॉजिट करा दिया। कैसे डिपॉजिट कराया? DRC 3 फाइल करके। बाद में जाके मेरे को लगा कि नहीं मेरी गलती हो गई, मेरे को नहीं कराना चाहिए था, तो जो मैंने गलती से पैसा 500 रुपया डिपॉजिट करा दिया वो मेरे को वापस तो मिलेगा क्योंकि मैंने गलती से डिपॉजिट किया। तो कैसे मिलेगा? वो पैसा मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया, कैश लेजर से कहाँ डिपॉजिट होगा? वापस रिक्रेडिट कहाँ होगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस रिक्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब फिर उसका मैं कैसे यूज़ करूँगी? उसको मैं आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में ही यूज़ कर सकती हूँ, जबकि अगर कैश लेजर में पैसा था तो उसको मैं आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी कोई भी मैं यूज़ कर सकती थी। तो अब अगर मैंने गलती से पैसा एरोनियसली अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेनल्टी डिपॉजिट कर दिया है तो मेरे को रिक्रेडिट मिल जाएगा, पर कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलेगा। नेक्स्ट, ओह ये तो भाई सेक्शन 50 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्या बोलती है? अच्छा, सेक्शन 50 में अगर याद हो तो अपन ने समझा था कि इंटरेस्ट लगता है। कब इंटरेस्ट लगता है पहले वो बताती हूँ, अपन ने क्या पढ़ा था। अगर रिटर्न इज फाइल्ड अप टू ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 39, सेक्शन 39 में अगर आपने 1(3)B ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, 3B सॉरी नॉट 1, ड्यू डेट तक फाइल कर दिया है पर उसमें टैक्स का पेमेंट नहीं किया, या तो पूरा 1000 रुपया मेरा आउटपुट माइनस इनपुट नेट पेमेंट 1000 रुपया बनता था, या तो मैंने 3B तो फाइल कर दिया पर टैक्स यानी 1000 रुपये का पेमेंट नहीं किया, या फिर मैंने 800 रुपया ही किया, 200 नहीं किया, मतलब पार्टली पेमेंट किया, पार्टली नहीं किया, या फुली ही अनपेड रह गया है, तो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट तो लगाएगी गवर्नमेंट, किस पे? अनपेड अमाउंट पे। पर इंटरेस्ट शैल बी लेवीड ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ग्रॉस यानी आईटीसी लेस नहीं करेगी गवर्नमेंट, जो ग्रॉस होगा आउटपुट उस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाएगी। कितने पर? 18% से। कहाँ से? जब से फ्रॉम द डेट सक्सीडिंग द डे ऑन विच टैक्स वॉज ड्यू, मतलब जिस दिन से मेरा टैक्स का पेमेंट ड्यू था वहाँ से लेके जिस दिन मैंने एक्चुअली पेमेंट कर दिया होगा वहाँ तक गवर्नमेंट मेरे पे इंटरेस्ट लगाएगी। जिस दिन मेरा ड्यू था से लेके जिस दिन मैंने एक्चुअली पेमेंट कर दिया वहाँ तक गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाएगी। किस रेट पे? 18% पे। कब लगाएगी? अगर मैंने 3B तो टाइमली फाइल कर दिया पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट ग्रॉस पे ही लगाएगी ना। पर अगर मैंने 3B ही लेट फाइल किया उस केस में गवर्नमेंट इंटरेस्ट तो लगाएगी पर ग्रॉस पे नहीं लगाएगी, नेट पे लगाएगी, यानी आउटपुट माइनस इनपुट उस पे लगाएगी अगर मैंने बी रिलेटेड रिटर्न फाइल किया हो। कब से? जब से मेरे को टैक्स का पेमेंट करना चाहिए था तब तक मैंने किया हो, फ्रॉम द ड्यू डेट टिल एक्चुअल डेट। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, इंटरेस्ट की रेट भी सेम है, पर प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर मैंने रिटर्न ही लेट फाइल किया, बी रिलेटेड रिटर्न, तो इंटरेस्ट तो लगेगा पर नेट पे लगेगा, और अगर मैंने रिटर्न फाइल कर दिया पर गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, ये तो और बड़ा नेग्लिजेंस है कि आपने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर दिया पर पैसा नहीं दिया, तो उस केस में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ग्रॉस पे लगेगा। ये तो अपन ने अमेंडमेंट आने से पहले क्लास में डिस्कस किया था। अब इसमें गवर्नमेंट एक और नई एंट्री लेके आई, ये बोलते हुए वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड। रॉन्गली अवेल एक होती है अवेल, एक होती है यूटिलाइज। रॉन्गली अवेल कर ली यानी मेरे क्रेडिट लेजर में रॉन्गली अवेल कर ली यानी ले ली। अभी क्रेडिट लेजर में ही डिपॉजिट है, उसको मैंने आउटपुट के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। अवेलमेंट यानी सिर्फ मैंने क्रेडिट लेजर में ले ली है, एंड यूटिलाइज सिर्फ अवेलमेंट पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लगाते, यूटिलाइजेशन पे भी लगाती है। ले ली कोई बात नहीं, पर अगर यूटिलाइज कर ली तो इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अवेल एंड यूटिलाइज, किस में यूटिलाइज कर ली? अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। ऑब्वियसली मेरा 1000 रुपया आउटपुट टैक्स बनता था, मेरे क्रेडिट लेजर में 500 रुपया ही पड़ा था, मैंने गलती से आईटीसी अवेल कर ली 100 रुपया और उसको यूज़ कर लिया आउटपुट में। मतलब आउटपुट का मैंने 1000 माइनस 600, 500 प्लस 100, 400 ही पेमेंट किया, उस केस में इंटरेस्ट लग जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। जो मैंने आईटीसी गलत यूटिलाइज अवेल एंड यूटिलाइज करी उस पर मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कितने से पेमेंट करना पड़ेगा? एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24%, यानी 24%। मैक्सिमम रेट क्या है? 24% पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, एंड इंटरेस्ट में बी कैलकुलेट इन प्रिस्क्राइब मैनर। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? जो मैनर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। पर समझना आज की डेट में गवर्नमेंट ने इस पर भी कितनी रेट लगाई हुई है? 18%। मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट कितनी लगा सकती है? 24%, पर लगाई कितनी है? 18 ही। थैंक गॉड कि 18 ही लगाई है। अच्छा, ये रूल की गवर्नमेंट ने एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली करी, यानी 1 जुलाई से। मतलब आज तक अगर आपने इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ जाएगा 18% की रेट से। यही बात नीचे टेबल में लिखी हुई है कि अगर इंटरेस्ट मैंने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मेरे पे इंटरेस्ट लग जाएगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जिस दिन मैंने यूटिलाइज किया से लेके जिस दिन मैं वापस उसका पेमेंट करूंगी, यानी रिवर्स करूंगी। पेमेंट कैसे करूंगी? रिवर्स करूंगी। तो अगर मैंने इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल किया तो मेरे पे कितने % से इंटरेस्ट लगेगा? 18% से। अगर मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करी, अवेल में तो दिक्कत ही नहीं है, पर अवेल करके यूटिलाइज कर ली तो मेरे पे इंटरेस्ट लग जाएगा 18% से। कब से? जब मैंने यूटिलाइज करी से लेके जब मैं उसका रिवर्सल करूंगी। एक गवर्नमेंट ने इसमें एक्सप्लेनेशन डाली। क्या बोलती है एक्सप्लेनेशन? ITC wrongly availed shall be constructed to have been utilized। मतलब आपने ITC wrongly avail कर ली तो ये माना जाएगा constructed to utilize, यानी हम ऐसा मान लेंगे कि आपने यूटिलाइज कर ली है। कब यूटिलाइज करी है? when balance in electronic
credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed, and extent of utilization of ITC shall be amount by which balance in electronic credit ledger falls below amount of ITC wrongly availed. यानी क्या बोल रहा है ये? उड़ गया। ये बोल रहा है कि अगर आपने रॉन्गली अवेल कर लिया तो मान लेंगे आपने यूटिलाइज करिए। कब मानेंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस इतना है, वो कम चला जाता है। किससे कम चला जाता है? फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड। बैलेंस है 1000 रुपया और रॉन्गली अवेल्ड है 500 रुपया, तो या 700 रुपया समझो। तो अगर आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस 700 से भी कम चला जाता है, मैथमेटिकली समझें तो अगर बैलेंस 700 भी से भी कम चला जाता है, मतलब आपने यूटिलाइज करिए तभी तो 700 से भी कम गया है। तो अगर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कम हो जाता है, किससे कम? उतने अमाउंट से, उससे भी कम हो जाता है। किससे? उसी ITC जो आपने रॉन्गली अवेल करी है। एंड द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC शैल बी अमाउंट, और किस एक्सटेंट तक यूटिलाइज करिए हम क्या मानेंगे? उस अमाउंट तक बाय विच क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड ITC। 1000 रुपया आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस था, 700 रुपया आपने रॉन्गली अवेल करी, तो अगर बैलेंस 700 से कम चला जाता है, मतलब 500 हो जाता है, मतलब आपने क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज कर लिया, जो रॉन्गली अवेल थी ITC वो भी यूज करी, पर कितनी यूज करी? 200 यूज करी। 700 में से 1000 से 500 चला गया, 300। तो समझना, 1000 बैलेंस था, 700 रॉन्गली अवेल्ड थी। मेरा बैलेंस आज की डेट में एज ऑन 12 मार्च हो गया 500 रुपया। क्लियर है? 1000 में से 700 तो रॉन्गली अवेल्ड थी, मेरा बैलेंस 700 भी नीचे चला गया, 700 से भी नीचे चला गया। कितना नीचे गया? 500 तक पहुंच गया। तो 300 तो मेरी बनती थी कि हाँ मैं सही है, मैं सही यूज ले रही हूँ। जो 700 थी वो गलत थी, 700 से भी नीचे चला गया यानी 500 पहुंच गया, मतलब मैंने कितनी रॉन्गली अवेल यूज करी होगी? 200 रुपया। अब समझ में आया क्या? पर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC क्या माना जाएगा कि आपने किस दिन ITC यूज करी। अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ से लेके जिस दिन रिवर्स करोगे वहां तक 18% कैलकुलेट होगा, तो इसीलिए ITC की यूटिलाइजेशन की डेट क्या होगी? इफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax। क्या बोल रहा है? यूटिलाइजेशन की डेट कब से मानी जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस फॉल्स बिलो, कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? उतनी ITC जो आपने रॉन्ग अवेल करी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू सेड रिटर्न, यानी उसको आउटपुट टैक्स में यूज कर लिया रॉन्गली अवेल ITC को। तो यूटिलाइजेशन की डेट क्या होगी? अर्लियर ऑफ इन दो डेट से, विच एवर इज अर्लियर। कौन सी डेट? जिस दिन आपने रिटर्न ड्यू था या जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, मतलब सितंबर महीने का रिटर्न में मान लो आपकी लाइबिलिटी थी 1000 रुपया, क्रेडिट लेजर में पैसा था, सॉरी लाइबिलिटी थी 2000 रुपया, क्रेडिट लेजर में पैसा था 1000 रुपया, जिसमें से कि 700 रुपया आपकी रॉन्गली अवेल्ड थी आपकी। अब आपने यूज कर लिया उसको क्रेडिट लेजर के बैलेंस को, तो आपकी लाइबिलिटी कम होके 500, सॉरी कैश क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम होके 500 चला गया। किस दिन आपने यूज किया क्या माना जाएगा? जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, तभी तो यूज करोगे क्रेडिट लेजर को, नहीं तो किस में यूज करोगे? तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, या तो वो डेट या फिर ड्यू डेट, या तो एक्चुअल डेट या फिर ड्यू डेट, यानी कब तक फाइल कर देना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर। पर अच्छा, ये तो तब की बात है अगर आपने क्रेडिट लेजर का पैसा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में रॉन्गली यूज कर लिया। पर अगर यही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा जो ITC आपने रॉन्गली अवेल करी, वो कोई और केसेस में रॉन्गली यूज कर लिया, यानी आउटपुट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और केस में रॉन्गली यूज कर लिया, तो यूटिलाइजेशन की डेट क्या होगी? जिस दिन वो आपके क्रेडिट लेजर में पैसा डेबिट होगा। पैसा डेबिट होगा मतलब यूज हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हो गया, यूज हो जाएगा। क्या बोलता है? वापस समझना, अगर आपने ITC रॉन्गली यूज कर ली, अवेल और यूज कर ली, तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा। कब से इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन यूज करी से लेके जिस दिन रिवर्स करी। कितने रेट से लगेगा? 18% से लगेगा। अब अपन डेट कैसे माना पता चलेगा किस दिन यूज करी? तो उसमें गवर्नमेंट बोलती है दो बातें हैं। अगर आपने उसको आउटपुट के अगेंस्ट में यूज किया तो किस दिन ड्यू डेट मानी जाएगी यूज की? या तो जिस दिन एक्चुअल रिटर्न फाइल हुआ, या फिर ड्यू डेट है विच एवर इज
अर्लियर। पर अगर आपने आउटपुट के अगेंस्ट में यूज नहीं किया, कोई XYZ आउटपुट के अलावा कोई और रीजन में यूज कर लिया ITC को, जैसे कि इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी हो गया उसमें यूज कर लिया, तो उस दिन यूटिलाइजेशन की डेट मानी जाएगी जिस दिन ये पैसा क्रेडिट लेजर से डेबिट हुआ, यानी यूज हुआ। करेक्ट है। अच्छा, एक और चीज गवर्नमेंट बोलती है कि कैसे पता चलेगा यूज किया, समझ में आ रहा है कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है? जितनी आपने ITC रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज करी उससे भी कम चला जाता है क्रेडिट लेजर का पैसा, तो माना जाएगा कि आप, वो से समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली इम्प्लाइड है कि आपने क्रेडिट लेजर कि आपने ITC रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करी है। अच्छा, किस एक्सटेंट तक करी है? जितना पैसा डाउन हो गया, यानी जितना यूज हो गया। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझना एक, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल फ्रेम आउट हुआ है। पहले तो एक सिंपल एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो सेक्शन 51 का एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी थी? 5 लाख। मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी थी? 3 लाख। मैंने क्या किया? रिटर्न बी लेटेड फाइल किया, यानी रिटर्न लेट फाइल किया। तो अपन के प्रोविजन सेक्शन 50 के हिसाब से प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, उसमें लिखा हुआ है अगर आपने बी लेटेड रिटर्न फाइल किया उस केस में अपनी इंटरेस्ट कब से लगेगा? अच्छा, इंटरेस्ट कब लगेगा? कहाँ पे लगेगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा। पर कब से लगेगा? जिस दिन आपने पेमेंट, जिस दिन टैक्स ड्यू, फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज ड्यू टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट 18% के हिसाब से। तो अपने एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने लेट रिटर्न फाइलिंग किया, तो 5 लाख की लाइबिलिटी थी, 3 लाख का मेरा ITC था, नेट कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख पर मेरा इंटरेस्ट लगेगा किस रेट से? 18% से। कब से? जिस दिन मेरा ड्यू डेट, जिस दिन से ड्यू टैक्स वाज ड्यू टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। नेक्स्ट इज, अगर मेरी लाइबिलिटी 5 लाख है, मेरा ITC कितना है? 1 लाख। मैंने रिटर्न लेट फाइल किया तो मेरे पे कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 4 लाख पे। अच्छा, मैं कहती अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल नहीं किया, रिटर्न तो टाइम पे फाइल किया पर मैंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो मेरे पे इंटरेस्ट लगता 5 लाख से। मैं कह रही हूँ मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, उस केस में इंटरेस्ट कब से लगेगा? किस पे लगेगा? 4 लाख पे। अच्छा, अगर मैं कहती मेरी लाइबिलिटी 5 लाख है, मेरी ITC कितनी है? 6 लाख, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, तो लेट फाइल तो किया है रिटर्न, ITC ज्यादा है, विच मीन्स नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई? 0, तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। हाँ, पर ये जरूर होगा कि आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो उसकी लेट फी लगेगी, पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर रिटर्न लेट फाइल किया हो और ITC ज्यादा है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज एन गुड एग्जाम्पल, समझना। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है, ये नया रूल 18% पे जो आया इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, उसका एग्जाम्पल है। मेरा अप्रैल का महीना चल रहा है, मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 0 है, मेरी एलिजिबल ITC 7 लाख है, मेरी ITC रॉन्गली अवेल्ड कितनी है? 50,000 मैंने ITC रॉन्गली अवेल करी, तो टोटल ITC कितनी हुई? 7 लाख प्लस 50,000, 7.5 लाख मेरी ITC हो गई क्रेडिट लेजर में, या अवेल मैंने रॉन्ग करी। आउटपुट टैक्स मेरा आज की डेट में है 7 लाख, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ऐसे पूरा क्वेश्चन चल रहा है। लास्ट में बोलता है इंटरेस्ट डिटरमाइन करो अगर ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, और रिवर्सल कब किया अपने रॉन्ग अवेलमेंट का? सितंबर के रिटर्न में, यानी 20 अक्टूबर। सितंबर का रिटर्न कब जाएगा? 20 अक्टूबर को, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो 20 अक्टूबर को मैंने रिवर्सल किया है, तो उस केस में बताओ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो क्वेश्चन में पता है यहां तक ही इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, इसके आगे की जो कॉलम्स हैं जो ग्रीन में लिखे हुए हैं वो अपन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या बोलता है? अगर भाई अप्रैल, अच्छा क्या इसमें समझना, अप्रैल महीने में मेरे ओपनिंग बैलेंस कितना था? 0 था, एलिजिबल ITC 7 लाख, जिसमें से रॉन्ग अवेल कितना हुई? 7.5, टोटल ITC हो गई 7.5 लाख। इतना समझ में आया? आउटपुट लाइबिलिटी 7 लाख की है। मेरा अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा क्रेडिट लेजर का? 50,000। 50,000। क्या मेरी ITC रॉन्ग अवेलमेंट मैंने यूज कर ली? नहीं करी, क्योंकि मेरा बैलेंस कितना है? 7.5 लाख, और आउटपुट कितनी थी? 7 लाख, तो बैलेंस यूज नहीं हुआ 50,000 वाला, वो आज भी इंटैक्ट है। तो भाई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी इस महीने में नहीं आएगी।
नेक्स्ट, अच्छा ये जो 50,000 क्लोजिंग बैलेंस था ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मई का। 50,000 ओपनिंग बैलेंस, मेरी इस महीने की एलिजिबल आईटीसी मई की 5 लाख। टोटल आईटीसी कितनी हो गई, इसमें मैंने रॉन्ग अवेलमेंट नहीं किया तो मेरी टोटल आईटीसी हो गई 5.5 लाख। इसमें से आउटपुट लाइबिलिटी कितनी यूज हो गई, 5 लाख। आईटीसी थी 5.5, आउटपुट थी 5 लाख। तो अभी भी क्या रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी को मैंने यूटिलाइज किया, नहीं किया भैया। 50,000 तो आज की डेट में भी पड़ा है, जो मेरी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी थी वो आज भी क्लोजिंग बैलेंस कितना बोलता है, 50,000 बोलता है। तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा दोनों केसेस में, ऊपर अप्रैल और महीने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा ये मई का क्लोजिंग 50,000, जून का ओपनिंग हो जाएगा 50,000, क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट लेजर का, 50,000। इस महीने की मेरी आईटीसी थी 3 लाख, मेरी आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट कुछ भी नहीं हुई, तो टोटल आईटीसी कितनी हुई, 3.5 लाख। अब समझना, टोटल आईटीसी कितनी हुई, 3.5 लाख। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, 3.3 लाख, 3,30,000। इतना समझ में आया। इनपुट है मेरी 3.5 लाख, आईटीसी है 3,50,000 इनपुट है, आईटीसी का अमाउंट, और आउटपुट कितनी है 3,30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा मेरा, क्लोजिंग बैलेंस रहा 20,000। 20,000 कितना है क्लोजिंग बैलेंस है। मेरी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड अवेल्ड कितनी थी, 50,000। मतलब ये हुआ कि मैंने मेरी आईटीसी जो रॉन्गली अवेल्ड थी वो यूटिलाइज कर ली। 50,000 जो रॉन्ग अवेलमेंट था उसको यूज कर लिया। उसमें से कितनी मैंने यूज कर ली, 20,000 मैंने यूज कर ली। मतलब अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, बाकी का जो 30,000 है उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, कितने पर, 18% के हिसाब से। कहाँ से अच्छा ये समझ में आया 20,000 कहाँ से आया, पहले ये बताती हूँ वापस। मेरी क्लोजिंग बैलेंस कितना था अभी तक, तो 50,000 था, और उतनी मेरी रॉन्ग अवेल आईटीसी थी, मतलब मैंने यूज नहीं किया। जैसे ही मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम हो गया, मतलब अच्छा ऐसे समझो कि मेरा आउटपुट पता है 3.3 था, मेरा इनपुट था 3.5, क्लोजिंग कितना रहा 20,000। पहले कितना था 50,000। 50,000 क्या था, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, उससे कम होके मेरा बैलेंस हो गया 20,000, मतलब 30,000 मैंने यूज कर लिया। तो 30,000 पे 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा। समझ में तो आया। पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके लिए वापस अपन के प्रोविजन पे चलते हैं। अपना प्रोविजन बोलता था कि अगर आपने आईटीसी का यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन पेमेंट के लिए किया है आउटपुट टैक्स में, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानेंगे, या तो एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न या फिर ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर, या तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल डेट। अपने केस में ड्यू डेट क्या है रिटर्न की, ड्यू डेट है 20 जुलाई। कौन सा महीना है, जून का ड्यू डेट क्या होगा, अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 जुलाई। एक्चुअल डेट क्या है 20 जुलाई। अपने एग्जाम्पल फॉर सिंप्लिसिटी दोनों ड्यू डेट सेम रखिए, ड्यू डेट भी वही है, एक्चुअल डेट ही वही है। तो ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, 20 जुलाई से। 20 जुलाई से कहाँ तक, इंटरेस्ट क्या बोल रहा था, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल सच रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्गली अवेल टिल डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने आईटीसी रिवर्स कब करी, 20 अक्टूबर में। तो अपना इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, 20 जुलाई से लेके 20 अक्टूबर तक 18%, किस पे, 30,000 पे। अब आगे समझना पहले। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 20,000, यही अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा, ये रहा 20,000, क्लियर है। अब मेरी एलिजिबल आईटीसी इस महीने की यानी जुलाई के महीने की मेरी एलिजिबल आईटीसी कितनी है, 6 लाख। तो टोटल मेरा कितनी हो गई आईटीसी, 6,20,000। मेरा आउटपुट कितना हुआ, 6,10,000, मतलब क्लोजिंग कितना रह गया, 10,000। अब मैंने और आईटीसी यूज कर ली, मेरा पहले क्लोजिंग कितना था 20,000, अब मैंने और आईटीसी यूज कर ली, क्लोजिंग कितना हो गया 10,000, मतलब 50,000 में से 20,000 यूज कर लिया, बचा कितना 30,000। अब 10,000 और यूज कर लिया, तो अब 10,000 पे जो बाकी बचा हुआ उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उस पर कहाँ से कहाँ तक लगेगा, फ्रॉम द ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर टिल डेट ऑफ रिवर्सल। ड्यू डेट भी इसमें, क्योंकि जुलाई की बात है तो ड्यू डेट क्या होगी, अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 अगस्त। इसमें एक्चुअल डेट है 18 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या हो जाएगी, 18 अगस्त से 20 अक्टूबर तक 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया क्या। नेक्स्ट,
मेरी अगस्त के महीने में 10,000 क्लोजिंग का ओपनिंग हो गया, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख आईटीसी इस महीने की है, तो टोटल आईटीसी हो गई 5.1, उतनी ही मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो कुछ नहीं रहा, पर 50,000 में से, इसका मतलब पता है क्या हुआ, 50,000 जो मैंने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी थी उसमें पहले 20,000 यूज किया, फिर 10,000 यूज किया, सॉरी 30,000 यूज किया, फिर 10,000 यूज किया। अब जो बाकी का 10,000 है वो कहाँ से आ रहा है इसमें यूज करने में, वो वहीं से आ रहा है। तो मैंने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी इस महीने में भी 10,000 की यूज करी, तो इस पे भी मेरा इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से। कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट अगस्त महीने की क्या होगी, 20 सितंबर, या तो वो, या एक्चुअल डेट क्या है 25 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। यानी 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक मेरा इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से। समझ में आया क्या, वापस समझाती हूँ। इस केस में क्या हुआ था, अगस्त में ही मैं तो मैंने यूज ही नहीं किया, क्योंकि जितना मेरा आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है उतनी क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब यूज ही नहीं हुआ। पर क्योंकि जून आते ही मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया, कम हो के कितना हुआ, 20,000 हो गया, मतलब बाकी का जो 30,000 है रॉन्गली अवेल्ड में से यूज किया होगा मैंने, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 18% से। कहाँ से, फ्रॉम ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर से लेके जिस दिन मैंने रिवर्स किया। अगले महीने में फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस और कम हो गया, तो जितना मैंने कम हुआ उतना मैंने यूज कर लिया होगा, तो उस पर फिर इंटरेस्ट लग जाएगा फ्रॉम ड्यू डेट और एक्चुअल डेट से लेके विच एवर अर्लियर से लेके डेट ऑफ रिवर्सल तक 18% के हिसाब से। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Clarification regarding utilization of amount available in electronic credit ledger and cash ledger for payment of tax and other liabilities। एक क्लैरिफिकेशन मांगी गवर्नमेंट से कि क्रेडिट लेजर का पैसा कहाँ यूज हो सकता है और कैश का कहाँ यूज हो सकता है। तो गवर्नमेंट से पूछा गया क्या अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। क्या क्रेडिट लेजर का पैसा कोई भी टैक्स पेमेंट के लिए यूज हो सकता है क्या। तो बोला गया, क्लैरिफिकेशन ये आई कि क्लैरिफाई दैट एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स का कोई पेमेंट कर रहे हैं जो कि सेल्फ असेस्ड है इन द रिटर्न, या तो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे आपने आउटपुट टैक्स निकाला, या फिर आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको आउटपुट टैक्स का पेमेंट यूज करना है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज कर सकते हो। मतलब क्रेडिट का पैसा, आईटीसी का पैसा सिर्फ आउटपुट के अगेंस्ट में यूज होगा। हाँ, वो आउटपुट चाहे आपने सेल्फ असेस किया हो, चाहे प्रोसीडिंग्स चल रही हो, प्रॉपर ऑफिसर ने बोला हो। इट इज़ फर्दर रिट्रीटेड दैट, ये वापस बोला गया कि आउटपुट टैक्स का मतलब डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उसमें रिवर्स चार्ज का पैसा नहीं आता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छे से समझना कि क्रेडिट लेजर का पैसा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पेमेंट करने में, आरसीएम का पेमेंट करने में यूज नहीं आ सकता। आरसीएम का पेमेंट तो कैश लेजर से ही होगा। क्रेडिट लेजर सिर्फ आउटपुट के अगेंस्ट में यूज हो सकता है, चाहे आउटपुट आपने असेस किया हो, चाहे कोई प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में यूज हुआ हो। हाँ, पर कैश लेजर का पैसा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी कहीं भी यूज हो सकता है। और रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज की बात जहां तक आई, आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं होता। रिवर्स चार्ज इज एन इनवर्ट टैक्स, नॉट एन आउटपुट टैक्स। तो इनवर्ट टैक्स है, तो रिवर्स चार्ज का पैसा कैसे पेमेंट करोगे, क्रेडिट लेजर से नहीं, कैश लेजर से पेमेंट करोगे, ये बात याद रखना। अच्छा, रिवर्स चार्ज में एक और बात बता दूं, तो पहले पेमेंट करोगे कैश लेजर से, फिर ही उसकी क्रेडिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एक और क्लैरिफिकेशन मांगी, वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अदर देन जीएसटी लॉ। क्या क्रेडिट का पैसा जीएसटी कानून में कोई और लाइबिलिटी, टैक्स के अलावा कोई और लाइबिलिटी में यूज हो सकता है क्या। तो ये बोला गया कि क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली। सिर्फ आउटपुट का ही पेमेंट होगा, इस पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी का पेमेंट नहीं होगा। क्रेडिट लेजर ना ही एरोनियस रिफंड का पेमेंट कर पाएगा, क्योंकि रिफंड तो कैश में ही। अच्छा, इन सब का पेमेंट कैसे होगा, कैश लेजर से होगा, क्रेडिट से नहीं होगा।
फिर पूछा गया वेदर अमाउंट अवेलेबल इन कैश लेजर बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, क्या कैश लेजर का पैसा हम कोई और लाइबिलिटी में यूज कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट कहती है हाँ यूज कर सकते हो, मे बी यूज, पर क्रेडिट यूज नहीं होगा, क्रेडिट सिर्फ आउटपुट में ही यूज होगा, चाहे खुद असेस करो चाहे डिपार्टमेंट कोई प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में असेस करे, हाँ पर आउटपुट ही होना चाहिए। और रिवर्स का कैसा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पैसा कैसे होगा पेमेंट, पहले कैश लेजर से पेमेंट करो फिर उसकी आईटी से लो, क्रेडिट का कोई रोल नहीं है इसमें। क्लियर है क्या? पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर रिटर्न्स। चैप्टर रिटर्न में क्या अमेंडमेंट लाए गए समझना, सेक्शन 37 क्या बोलता है। अच्छा पहले सेक्शन 37 में GSTR 1 की बात करता है, 37, 38, 39 इज GSTR 3B, 40, 41 ऐसे चलता है। तो GSTR 1 का था सेक्शन 37, उसमें बोलता था हर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, NRTP या फिर सेक्शन 10 यानी कंपोजिशन वाला, TDS TCS वाला, वो फर्निश करेगा एक फॉर्म, यानी GSTR 1। GSTR 1 किसको भरने की जरूरत नहीं है, यही सब ISD, NRTP, TDS, TCS, कंपोजिशन, इन सबको GSTR 1 भरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या भरेगा उस फॉर्म में, आउटपुट सप्लाईज की डिटेल्स। कब तक भरेगा, 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले। अच्छा और वो डिटेल्स किसको कम्युनिकेट हो जाएगी, सामने रिसिपिएंट को टाइमली मैनर में, वो GSTR 2A 2B में कम्युनिकेट हो जाएगी जिसकी वो क्रेडिट लेगा। हमने पढ़ा था ये। पर अमेंडमेंट लाने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, NRTP, TDS, TCS सेक्शन 10 वाला, इन लोगों के अलावा GSTR 1 फाइल तो करेगा, फर्निश करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली करेगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के सब्जेक्ट यानी उनको मद्देनजर रखते हुए करेगा। कब तक करेगा, 10 तारीख से पहले पहले करेगा, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन विद इन सच टाइम, और सामने वाले को इसकी डिटेल्स कम्युनिकेट हो जाएगी। इसमें वही बात है पर इसमें एक लाइन ऐड कर दी, रिस्ट्रिक्शन का प्रोविजन डाल दिया कि सब्जेक्ट टू कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो GSTR 1 फाइल करेगा। नेक्स्ट एक जो प्रोविजन था कि रजिस्टर्ड पर्सन वो 11th डे से 15th डे ऑफ सक्सीडिंग पीरियड में GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता, उस प्रोविजन को ओमिट कर दिया, मतलब अब कर सकता है। अब इसमें ये जो प्रोविजन है वो हटा दिया गया, पर एक और प्रोविजन डाला, वो पहले से था पर उसमें एक वर्ड था प्रोवाइडेड फर्दर डैट, वो फर्दर वर्ड हटा दिया। प्रोवाइडेड डैट मतलब ये कि जाता है कि कमिश्नर को लगता है कि ये टाइम पीरियड बढ़ाना है तो वो अपनी इच्छा से कुछ टैक्स पेयर्स के लिए बढ़ा सकता है। Provided further that any extension by Commissioner of State of Union Territory shall be deemed to be notified by Commissioner, यानी अगर कोई टाइम लिमिट का एक्सटेंशन स्टेट देता है, यूटी देता है तो माना जाएगा सेंट्रल ने भी दे दिया। अच्छा ये सेक्शन 37 का अमेंडमेंट क्यों लेके आए, टू प्रोवाइड फॉर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, एक कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए कि क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे अपन ने पढ़ा ना कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन वो GSTR 1 फाइल करेगा। और क्यों लेके आए, डू अवे विथ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो सामने रिसिपिएंट को था उसको हटाने के लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने जो पिछले अमेंडमेंट क्लास में पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन हो सकता है, अपन ने पढ़ा था 16(4) लक्ष्मण रेखा वाला टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड अवेलमेंट ऑफ ITC बढ़ा के क्या कर दी गई, अगले साल का 30 नवंबर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये कर दी थी। जो कि पहले क्या था, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस महीने का सितंबर का रिटर्न जब जाता है, अब क्या कर दिया 30 नवंबर। तो सेम नोटिफिकेशन, सेम जो अमेंडमेंट है वो इस चैप्टर रिटर्न चैप्टर में भी लेके आई गवर्नमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये बोलते हुए कि अगर किसी बंदे को अपनी एरर पता चल रही है GSTR 1 में, वो आगे जाके रेक्टिफाई करेगा, तो रेक्टिफाई कब तक कर सकता है, 30 नवंबर तक कर सकता है, या तो वो या फिर डेट ऑफ एक्चुअल एनुअल रिटर्न, यहाँ पे लिखा हुआ भी था, ये रहा। प्रोवाइडेड दैट, जो कि पहले क्या था, पहले वाला पढ़ते हैं, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शैल बी अलाउड
after furnishing of return under section 39 for the month of September following end of financial year or relevant annual return whichever is earlier। ये था कि रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकता है। अब वो डेट हटा के क्या कर दी, 30 नवंबर, या तो ये अगले साल की 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न की डेट विचेवर इज अर्लियर। मान लो अभी मैं 22-23 में खड़ी हूँ, मेरे को GSTR 1 रेक्टिफाई करना है, तो मैं कब तक कर सकती हूँ, 30 नवंबर 2023, या तो वो या फिर एनुअल रिटर्न की डेट विचेवर इज अर्लियर, वहां तक कर सकती हूँ, जो पहले क्या थी, सितंबर थी। और क्या अमेंडमेंट लाया है, जो सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 था उसको तो पूरा उड़ा ही दिया, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया, मतलब अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रेक्टिफिकेशन वाला अपन ने कर लिया, और एक नया प्रोविजो सबसेक्शन और डाला गया। क्या बोलता है सबसेक्शन, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 फॉर अ टैक्स पीरियड। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन वो सबसेक्शन 1 में GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता। कब फाइल नहीं कर सकता, मैं अगर GSTR 1 चाहूँ तो मैं फाइल नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती, अगर मैंने इफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पेयर्स हैज नॉट बी फर्निश्ड बाय हिम। मतलब अगर मेरे को मार्च का GSTR 1 फाइल करना है, कब तक करूँगी, 20 अप्रैल 2023 तक, 22-23 का। पर अगर मैंने मान लो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, सितंबर उन महीने का 1 फाइल नहीं किया, तो क्या मैं इस महीने का फाइल कर सकती हूँ 1? गवर्नमेंट कहती है नहीं, पहले पिछले वाले फाइल कर फिर ही इस महीने का फाइल करने का देंगे तुम्हें परमिशन। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल फाइलिंग। सीक्वेंशियल या फाइलिंग यानी पहले पिछले महीने का फाइल करो फिर इस महीने में आना। पिछला तो फाइल ही नहीं किया और इस वाले में आप चल रहे हो फाइल करने में, ऐसा थोड़ी चलेगा। प्रोवाइडेड दैट, इसका एक प्रोविजो है, गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पे क्या बोलता है ये, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन, इसमें अपन बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को अगर GSTR 1 आगे के पीरियड के भरना है तो पहले पिछले पीरियड के तो भरूँ, तो आगे के पीरियड के भर पाऊंगी ना। पर गवर्नमेंट अगर चाहे तो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है, उसमें सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई कर सकती है। ऐसे कंडीशन रिस्ट्रिक्शन को मानते हुए एक रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है, या फिर कोई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है कि वो आउटवर्ड टैक्स के डिटेल्स फाइल कर सकते हैं, इवन इफ अगर उन्होंने पिछले 1 और मोर टैक्स पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं किया तो भी आगे के पीरियड के GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ही एक नोटिफिकेशन निकाल के उसमें ये लिख सकती है। हाँ, अगर प्राइमा फेसिया पूछे तो आपको GSTR 1 तभी फाइल करने की फैसिलिटी को कॉमन पोर्टल अलाउ करेगा अगर आपने पिछले के सीक्वेंशियल GSTR 1 फाइल कर दी हो। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को बोल सकती है कि आपको छूट है, अगर आप नहीं भी फाइल करते पिछले टैक्स पीरियड के रिटर्न तो भी चलता, आप आगे वाले रिटर्न फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग GSTR 1 और IFF। ये अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा मंथली स्कीम में है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई का फाइल करने का। कब तक अलाउ नहीं करा जाएगा, अगर उसने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया होगा तो इस महीने का 1 फाइल। अच्छा, ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि पिछले महीने का 1 फाइल कर तो इस महीने का 1 फाइल करेगा, इसमें अपन ने ये पढ़ा। पर नीचे एक और बात लिख दी कि अगर पिछले महीने का मान लो मैंने 1 तो फाइल कर दिया पर 3B फाइल नहीं किया, तो मतलब टैक्स पेमेंट नहीं किया, क्योंकि टैक्स पेमेंट तो 3B में होता है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर पिछले महीने का 3B भी फाइल नहीं किया तो इस महीने का 1 भी नहीं कर सकता। मतलब पिछले महीने का 1 भी फाइल कर, 3B भी फाइल कर, तो इस महीने का 1 तू फाइल कर सकता है। पर अगर यही बात QRMP में है तो उसमें लिख दिया गया कि उसको GSTR 1 या IFF फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी अगर उसने पिछले टैक्स पीरियड का, नॉट पिछला महीना, पिछला टैक्स पीरियड, क्योंकि उसमें क्वार्टरली रिटर्न है, तो पिछला टैक्स पीरियड का अगर उसने 3B फाइल नहीं किया होगा तो इस महीने का वो 1 या IFF फर्निश नहीं कर सकता। बात वही है, सिर्फ बात में 3B ही नहीं फाइल किया, यही बात है। पर ऊपर लिखा हुआ है प्रीसीडिंग मंथ और नीचे लिखा हुआ है टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड इसलिए लिखा क्योंकि QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न जाता है और मंथली पेमेंट जाता है। तो अगर किसी बंदे ने इस महीने का फाइल करना है GSTR 1 तो पिछले महीने का GSTR 1 भी फाइल कर, और नॉर्मल स्कीम में है तो 3B भी फाइल कर, पर QRMP में तो पिछले टैक्स पीरियड का 3B भी फाइल कर। नेक्स्ट,
सेक्शन 38 में एक और अमेंडमेंट लेके आए कि जो GSTR 1 की डिटेल्स है, ये अपन सबको पता है कि अगर सप्लायर ने 1 चढ़ाया होगा तो वो मेरे 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा। मेरे सप्लायर ने GSTR 1 चढ़ाया होगा तो वो मेरे बीइंग रेसिपिएंट के 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो मैं उसकी ITC ले पाऊंगी। तो उसमें गवर्नमेंट ने लिखा कि ये जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है इसमें कुछ और डिटेल्स होगी। क्या डिटेल्स होगी? एक तो होगी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल, जिसमें थे कि मैं ITC ले सकती हूँ, तो अपन सबको पता है कि उसका आउटपुट मेरा इनपुट, तो वो 1 में चढ़ाएगा, वही मेरे 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसकी मैं ITC की डिटेल्स होगी, वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। और क्या होगा? डिटेल्स ऑफ सप्लाईज फॉर विच ITC कैन नॉट बी अवेल्ड वेदर होलली और पार्टली बाय रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल फर्निश्ड बाय सप्लायर। मतलब ऐसी डिटेल्स भी होगी जिसकी मैं ITC ले सकती हूँ, जो सप्लायर ने 1 में चढ़ाया होगा। उसके अलावा ऐसी डिटेल्स भी होगी जो मैं ITC नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्यों, क्या हुआ ऐसा? The details which cannot be availed, ITC cannot be availed whether wholly or partly by recipient on account of details furnished by supplier under section 37(1) by any registered person within such prescribed time within the prescribed period of taking registration, या फिर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन ने डिटेल्स फर्निश करी जिसने पेमेंट में डिफॉल्ट किया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड, यानी सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो मैं उसकी ITC ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 16 में पढ़ोगे, 16 सब सेक्शन 2 पॉइंट नंबर C में लिखा हुआ है कि सब, उसमें अपन ने 4 पॉइंट किए थे। एक था कि मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, माल आ जाना चाहिए। एक था कि मैं उतनी ही क्रेडिट ले सकती हूँ जितने 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है। एक था सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए। तो अगर सप्लायर ने 1 में तो चढ़ा दिया, पर अच्छा 1 में चढ़ाया तभी मेरे 2A 2B में आया होगा, पर उसने 3B में वो टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो जब उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट मेरे को ITC थोड़ी लेने देगी। गवर्नमेंट बोलेगी आउटपुट भी नहीं आया, इनपुट भी ले रहे हो, तुम ही होशियार हो यहाँ पे, तो गवर्नमेंट उसकी ITC नहीं लेने देगी। तो वो डिटेल्स मेरे 2A 2B में तो आएगी, पर मैं ITC नहीं ले पाऊंगी। और क्या? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सप्लायर ने आउटपुट टैक्स पेएबल बाय हुम एज पर GSTR 1 फर्निश्ड बाय हिम ड्यूरिंग पीरियड एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड बाय प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। मतलब क्या बोल रहा है? सप्लायर का जो आउटपुट टैक्स उसका पेएबल है, मान लो उसका 5 लाख पेएबल है, पर उसने पेमेंट कितना किया? 4 लाख ही किया। ऊपर वाले पॉइंट में था उसने पेमेंट ही नहीं किया, नीचे वाले में उसने पार्ट पेमेंट किया, तो अभी मेरे को जितना पार्ट पेमेंट नहीं किया उतनी ITC नहीं मिलेगी। और क्या? उस सप्लायर ने क्या किया? हु ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब पीरियड हैज अवेल्ड ITC ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय हिम एज पर क्लॉज A अबव बाय प्रिस्क्राइब लिमिट। यानी मैं जितनी, मान लो मेरा ITC मैं 5 लाख ही ले सकती हूँ, पर मैंने 6 लाख ले ली, ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। जितनी लेनी थी वो एक्सीड हो गई, जितनी ले ली मैंने, ले ली 6 लाख, पर वो एक्सीड हो गई जितनी लेनी चाहिए थी, तो वो भी मैं ITC नहीं ले सकती। और क्या आएगा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन हिज डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी सब्जेक्ट टू कंडीशंस बाय मैनर प्रिस्क्राइब्ड। क्या क्या चीज़ आएगी ऑटो जनरेटेड स्टेट में? एक तो जो मैं ITC ले सकती हूँ वो तो आएगी, वो मैं ले सकती हूँ, बात खत्म। एक जो मैं नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? या तो सप्लायर ने पार्ट पेमेंट किया होगा, या उसने पेमेंट ही नहीं किया होगा, या फिर जितनी मैं उसने टैक्स लायबिलिटी का प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं किया होगा। उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5 लाख है सप्लायर की, इनपुट है 4 लाख, नेट पेमेंट 1 लाख, पर उसने गवर्नमेंट को 50,000 ही पेमेंट किया, तो मैं ITC ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। गवर्नमेंट के पास आउटपुट भी नहीं आया, ITC भी ले रहे हो, दो जगह से गवर्नमेंट का नुकसान थोड़ी होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने जितनी ITC बनती थी उससे ज्यादा ले ली, तो भी मैं ITC नहीं ले सकती। ये सारा सिस्टम इसीलिए डेवलप किया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। ऊपर पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। उसके अलाइनमेंट में ये रिस्ट्रिक्शंस लेके लाए हैं कि आपको ITC मिलेगी तो सही, 2A में रिफ्लेक्ट भी होगी, तो आपको मिलेगी कितनी? एक तो जितना उसने प्रॉपर है वो मिलेगी, जो नहीं मिलेगी वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया होगा, पार्ट पेमेंट किया होगा, लाइबिलिटी सही से डिस्चार्ज नहीं करी होगी, डिफ़ॉल्ट किया होगा कुछ, उसका रजिस्ट्रेशन में कोई डिफ़ॉल्ट होगा, या मेरे ITC ज़्यादा लेने में डिफ़ॉल्ट होगा। नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट लाए गए सेक्शन 39 में, अब थोड़ा सा ही है। सेक्शन 39 जो कि GSTR
3B का सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट लाया गया। अच्छा अपन पढ़ते हैं कि अच्छा CTP का टैक्स रिटर्न अलग जाता है, NRTP का 5 होता है। कितने टैक्स रिटर्न पढ़ा अपन ने? 1, 2A, 2B, 3B। CMP मतलब कंपोजिशन वाला CMP 04 एक स्टेटमेंट अलग होता है, वो अलग है। GSTR 4, GSTR 5, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न और फर्स्ट रिटर्न, इतने सारे अपन ने रिटर्न पढ़े। उसमें से एक रिटर्न था GSTR 5 जो कि नॉर्मल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन देता है। NRTP रिटर्न फाइल करता है GSTR 5 कब तक? या तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख, या फिर 7 दिन के अंदर अंदर। कहाँ से 7 दिन? जिसका उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है। मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन आज एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ से 7 दिन, या तो वो डेट या फिर इस महीने का रिटर्न कब जाएगा? अगला महीना, तो अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 अप्रैल, या तो वो या फिर 12 मार्च से 7 दिन यानी 19 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। तब तक मेरे को 5 फाइल कर देना चाहिए अगर मैं NRTP हूँ तो। इसमें अमेंडमेंट लाके गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ का पीरियड था उसको चेंज करके 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ कर दिया। अब क्या हुआ, मार्च का रिटर्न कब जाएगा? 13 अप्रैल या फिर 19 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। टाइम पीरियड कम कर दिया, मतलब रिटर्न अब उसको जल्दी फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट और अमेंडमेंट कहाँ लाए? 39 सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 7 में लाए, सॉरी, जिसमें एक प्रोविजो है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 शैल पे टू गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू taking into account inward and outward supplies, input tax credit, tax payable during such particular month in such form and manner as may prescribe। यानी 3B में लिखा हुआ है कि मेरे को जितना मेरा नेट पेमेंट आता है आउटपुट माइनस इनपुट लेस करने के बाद वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी। तो अब इसमें अमेंडमेंट लेके गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फर्निश करना और उसमें गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब मैनर में टैक्स पेमेंट करना है। ये तो हमें भी पता है, आउटपुट माइनस इनपुट नेट गवर्नमेंट को पे करना है प्रिस्क्राइब मैनर में। क्या मैनर लिखा है आगे, कितना? एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स ड्यू टेकिंग इनटू अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, नेट पेमेंट कितना है, नेट ड्यू कितना है, उतना गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगी। और क्या लिखा हुआ है, इन ल्यू ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन क्लॉज ए, यानी ए की जगह, इन ल्यू यानी उसकी जगह, तो ए की जगह यानी नेट पेमेंट की जगह, एंड अमाउंट एज में बी डिटरमाइंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मैंने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है या फिर मैंने कोई कंडीशंस का फुलफिल नहीं किया है, मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसका भी पेमेंट तो करूंगी, वो भी करना पड़ेगा। आउटपुट इनपुट लेस करने के बाद नेट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट क्यों लेके आए हैं? दिस सेक्शन इज अमेंडेड टू प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पर्सन्स फर्निशिंग रिटर्न अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 टू पे इधर सेल्फ असेस टैक्स, या तो सेल्फ असेस बेसिस पे टैक्स पे करो यानी आउटपुट माइनस इनपुट पेमेंट करो। और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कितनी कर दी? 30 नवंबर तक। मान लो मेरा तो GSTR 1 मैंने फाइल किया, आउटपुट माइनस इनपुट किया, पर मेरी कोई एरर आ गई, मतलब मैंने कोई गलती से गलत बिल चढ़ा दिया, तो उसका मैं रेक्टिफिकेशन करूंगी। कब तक कर सकती हूँ? टाइम पीरियड अमेंड हो गया, 30 नवंबर हो गई, तो मैं 30 नवंबर तक कर सकती हूँ। 30 नवंबर तक कर तो सकती हूँ, पर वो किस में कवर हो जाएगा? पॉइंट नंबर B में, अमाउंट एज में बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एंड सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कोई प्रोसीडिंग्स या कुछ भी चल रही है, कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है, वो भी मैं पेमेंट कर सकती हूँ। फिर एक 37 सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 में अमेंडमेंट लेके आए, उसमें भी 30 तारीख तक ही कर दी, नवंबर की डेट, वो भी रेक्टिफिकेशन की बात करता है कि अगर आपको 3B में भी कुछ एरर लगता है, अपन ने पढ़ा था 1 में भी कुछ एरर है उसका भी रेक्टिफिकेशन होगा, 3B में भी हो सकता है, पर कब तक? 30 नवंबर तक। ये वही बात है जो अपन ने ऊपर पहले पढ़ी थी। फिर एक 39 सेक्शन 10 में अमेंडमेंट लेके आए, ये बोलते हुए कि अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish a return for a tax period if return for any previous tax period has not been furnished। यानी अगर मेरा 3B पिछले पीरियड का फाइल नहीं है तो मैं इस पीरियड का भी 3B फाइल नहीं कर सकती। सिमिलरली 1 में भी लेके आए GSTR 1, अगर पिछले पीरियड का फाइल है तो इस पीरियड का भी नहीं कर सकते, सीक्वेंशियल फाइलिंग वही 3B में लेके आए। और क्या अमेंडमेंट किया? ये तो पहले की बात है, अब अमेंडमेंट में क्या बोला कि एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं फाइल कर सकते 3B अगर उसने प्रीवियस टैक्स पीरियड का 3B फाइल नहीं किया हुआ हो,
provided or the details of outward supply under subsection 1 और 37(1) for the taxpayer has not been furnished by, मतलब क्या हो रहा है, मैं इस महीने का 3B फाइल नहीं कर सकती अगर पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया हुआ, तो पहले भी था, और क्या लिखा हुआ है, अगर पिछले महीने का 37(1) में रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब GSTR 1 फाइल नहीं किया, तो इस महीने का भी 3B फाइल नहीं कर सकती। आपस में लिंकिंग समझ रहे हो, क्या क्या चीजें हैं, शुरू से समझते हैं। अगर पिछले महीने का 1 फाइल नहीं किया, इस महीने का 1 नहीं जा सकता। पिछले महीने का 3B नहीं किया, इस महीने का 1 नहीं जा सकता। पिछले, अच्छा वो है QRMP में और नॉर्मल स्कीम में। फिर इस स्कीम में क्या है, अगर आपने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया, इस महीने का 3B नहीं कर सकते। पिछले महीने का 1 फाइल नहीं किया, इस महीने का 3B नहीं कर सकते। मतलब हर महीने 1 3B तो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को चाहे काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है उन लोगों को जिनको अगर 3B फाइल नहीं भी किया हुआ हो पिछले महीने का, या 1 फाइल नहीं किया हो पिछले महीने का, तो वो इस महीने का 3B फाइल कर सकते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट, सेक्शन 41 में एक नया सेक्शन 41 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू एंट्री है। क्या बोलता है ये, क्लेम ऑफ ITC एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। क्लेम ऑफ ITC यानी सेक्शन 41 क्या बोलता है कि क्लेम ऑफ ITC एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, मतलब समझना इसमें सबसेक्शन 1 क्या है, हर रजिस्टर्ड पर्सन, हर वो ऐसा बंदा ITC ले सकता है, अपने क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकता है उसके सेल्फ असेस्ड बेसिस पे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब। जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो क्रेडिट लेजर में पैसा ITC का क्रेडिट कर सकता है। पर हाँ, अगर उसने ITC अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यानी किसकी बात हो रही है, रेसिपिएंट, अगर उसने ITC ले ली है ऐसी गुड्स या सर्विसेज पे जिसपे कि उसने टैक्स सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, अगर मान लो, अच्छा 180 डेज वाला प्रोविजन नहीं था, उसमें था उसने वैल्यू ऑफ टैक्स एज वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज टैक्स पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं किया हुआ होगा, तो उसको ITC रिवर्स करनी थी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर रजिस्टर्ड बंदे ने सप्लाई ले ली ऐसी गुड्स और सर्विसेज पे और उस पर ITC ले ली, पर उस पर टैक्स का पेमेंट सप्लायर को नहीं किया, तो उसको उस ITC का रिवर्सल करना पड़ जाएगा, यानी जो उसने ITC ली है वो वापस गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। और पे तो करनी पड़ेगी पर इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करनी और पड़ जाएगी। पर हाँ, अगर वो सब्सिक्वेंटली बाद में जाके पेमेंट कर देता है सप्लायर को, तो वो ITC रीअवेल कर सकता है। रीअवेल यानी वापस ले सकता है। पर हाँ, याद रखना कि वो इसमें वो ITC ले सकता है जो ITC उसने रिवर्स करी है। इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है वो ले सकता है क्या, वो नहीं ले सकता है, वो तो अब गया, वो भूल जाओ। पर जो आपने ITC रॉन्गली रिवर्स करी, रॉन्गली अवेल करके रिवर्स करी थी, फिर गवर्नमेंट सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो अब वो रिवर्स्ड ITC आप वापस रिक्लेम कर सकते हो, किसमें, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। लास्ट ये अमेंडमेंट है कि कुछ रूल्स थे, रूल 69 से रूल 79, सारे के सारे रूल गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिए हैं, अमेंड कर दिए, हटा दिए, और सेक्शन 42, 42A, 43A जो कि मैचिंग रिवर्सल रीक्लेम ऑफ ITC था वो भी ओमिट कर दिया। देयरफॉर अपन ने बीच में एक जगह पढ़ा था कि रूल 43A के हिसाब से यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट, वो शायद मैंने बताया था पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, अभी मिल नहीं रहा है यहाँ पे। ये रूल 43 है, हटा दिया था, तो रूल 43 है इज ऑल्सो ओमिटेड। यहाँ पे आपके अमेंडमेंट्स मई 23 के ख़त्म होते हैं। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना आएगा एग्जाम में। अमेंडमेंट पे तो भाई मान के चलो GST क्योंकि भले ही 40 नंबर का है, पर 10 नंबर का तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अमेंडमेंट्स तो अच्छे से करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट हो, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। नंबर है 9166610248। थैंक यू।